अगले दिन से मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। विशाल के कहने पर राजीव काले रंग के 3 3-पीस सूट मेरे लिए ले आया था। कोट के नीचे होल्स्टर बांध कर मैं खुद को सचमुच मुहाफिज महसूस कर रहा था। मुझसे पहले विशाल के मुहाफिजों में अजीत सिंह और मोहन सिंह, 2 सिख और एक हिंदू शंकर दास शामिल थे। तीनों लंबे और तड़ंगे और कसरती जिस्म के मालिक थे। उन्होंने तमस्खराना निगाहों से मेरा इस्तकबाल किया था, मगर मैंने तवज्जो दिए बगैर खंदा पेशानी से मुसाफा किया। उनकी जीप विशाल गुप्ता की कार के अकब में होती थी। वो अपनी कार में कभी अकेला और कभी ड्राइवर के हमरा होता था। मेरी आमद के पहले ही दिन उसने ड्राइवर को जाने का इशारा करते हुए कहा, मेरी कार संदीप ही ड्राइव करेगा। अगले चंद दिन कोई खास वाकया न हुआ था। मेरी कोशिश थी कि विशाल गुप्ता के मुहाफिजों से ताल्लुकात खुशगवार रखूं, क्योंकि उनसे काफी मालूमात मिल सकती थी। धीरेन्द्र शुक्ला के बारे में मालूमात लेने को मुझे विशाल के यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसका मुहाफिज बनने का मतलब मुंबई में आजादी से घूमने का परवाना हासिल करना था। विशाल गुप्ता राजपूत दादा का छोटा भाई था और राजपूत दादा की मुंबई में खास पहचान थी। कोशिश के बावजूद मैं विशाल गुप्ता के मुहाफिजों से बेतकल्लुफ नहीं हो पाया था। न जाने उन्हें मुझसे क्या परखाश थी। शायद विशाल का मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो देना उन्हें अच्छा नहीं लगा था, या शायद मुझे खुद से कमतर समझते थे, क्योंकि तीनों के कद 6 फुट से निकलते हुए थे, सेहतमंद और हट्टे कट्टे, जबकि मैं दरमियाने कद और शरीरे बदन का था। इस दौरान चंद बार राजपूत दादा का सामना भी हुआ, मगर उसने मुझे काबिल तवज्जो नहीं जाना था। गो उसने मुझे सुल्तान दादा के यहाँ देखा था, लेकिन तब मेरी छोटी दाढ़ी, मूछें और लंबे बाल थे। अब मैंने क्लीन शेव करवा के सर के बाल फौजी कट तरशवाए थे, जिसकी वजह से हुलिया काफी बदल गया था। छोटी मोटी तब्दीलियां ही इंसान के हुलिये को बदल देती हैं। यूं जिससे सरसरी मुलाकात हुई हो वो शनाख्त नहीं कर पाता। अलबत्ता देरीना आशना आसानी से पहचान लेते हैं, और वहाँ मुझे अच्छी तरह पहचानने वाला सिर्फ डीनू ही था, जो बाकी नहीं रहा था। विशाल गुप्ता के हमरा कई अहम और खास शख्सियतों से मुलाकात हुई। जराइम के धंधों को भी करीब से देखने का मौका मिला। वो असलहे, नशावर अशिया और विलायती शराब की स्मगलिंग में पेश था। भत्ताखोरी, छोटी मोटी डकैतियां, अगवा बराए तावान की वारदातें निचले दर्जे के कारिंदे अपने तौर पर करते रहते थे। चूंकि लोगों को रोब में रखने के लिए ये कार्रवाइयां जरूरी समझी जाती हैं, इसलिए राजपूत दादा और विशाल गुप्ता अपने कारिंदों की हरकत से आंखें नीचे रखते थे। एक दिन शूटिंग क्लब जाने का इत्तेफाक हुआ। क्लब मुंबई के मज़ाफात में बना हुआ था। क्लब की इमारत के अहाते में ही पार्किंग बनी हुई थी। कीमती गाड़ियों की बहुतायत देखकर मुझे लगा कि कोई खास प्रोग्राम है। सिक्योरिटी का खास इंतजाम भी मेरे अंदाजे की तस्दीक कर रहा था। बाकी मुहाफिजों को पार्किंग में रुकने का कहकर विशाल मुझे साथ लिए क्लब की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर हमसे हथियार और मोबाइल फोन जमा करके टोकन दे दिए गए थे। अंदर एक बड़े हॉल में काफी रौनक नजर आ रही थी। कीमती सोफा सेट और आरामदेह कुर्सियां एक तरतीब से लगी थी। सामने एक स्टेज तैयार किया गया था, जैसे कोई सबक चलना हो। स्टेज पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी, साथ ही रोस्ट्रम रखा था। हाजिरीन में अरबी लिबास में भी चंद अफराद नजर आए। यकीनन उनका ताल्लुक खलीजी रियासतों से होगा। अहम अफराद के हमरा आने वाले मुहाफिजों और मुलाजिमों के लिए दीवार के साथ स्टूल रखे थे। विशाल गुप्ता के इशारे पर मैं एक स्टूल पर बैठ गया। वो खुद वीवीआईपी नशिस्तों की जानिब बढ़ गया था। खूबसूरत और मुख्तसर लिबास में मलबूस लड़कियां मुख्तलिफ मशरूबात और लवाजिमात के भरे हुए ट्रे उठाकर दरमियान में घूम रही थी, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की शराबें, कोल्ड ड्रिंक और जूस शामिल थे। खाने में फल, खुश्क मेवाजात, भुना हुआ उबला हुआ गोश्त, बिस्किट, केक वगैरह की बहुतायत थी, मगर उसमें से कुछ भी मुलाजिमों के लिए नहीं था। मैं खुद को ज़माने कदीम की किसी रूमी तकरीब का हिस्सा समझ रहा था, जहां गुलाम अपने आकाओं को खाते पीते देख सकते थे, लेकिन उन्हें किसी नेमत को छूने की इजाजत नहीं होती थी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मेरी निगाहें किसी मतलब के बंदे की तलाश में सरगर्दा थीं। अरबी शेख अपने तर्जुमानों के हमरा एक अंग्रेज लड़की को घेरे नजर आए। विशाल गुप्ता भी पुरतपाक अंदाज में लड़की को मिला था। सुनहरी बालों वाली लड़की काफी खुश शक्ल और पुरकशिश थी। उसे देखकर मुझे जैनी याद आ गई, मगर जैनी का चेहरा सुर्ख और सफेद था और ये खालिस गोरी थी। कंधे तक फैले बाल जिन्हें नफासत से तराशा गया था। अपनी तहजीब और सकाफत के मुताबिक मर्दों से बेबाकी से मुसाफा करके गपशप कर रही थी। निस्फ बाजुओं की तंग बनियान और चुस्त पतलून में जिस्मानी उभार मजीद उजागर हो रहे थे। मगर मगरिब की औरत अपने जिस्म की नुमाइश पसंद करती है और इसलिए हत्तुल वसा ऐसे लिबास के इंतखाब पर जोर देती है जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, की अमली तफसीर हो। उसका लिबास भी
بالکल ऐसा ही था। उसके अलावा भी हाजरीन में चंद खवातीन नजर आ रही थी, मगर लोगों की तवज्जो ज्यादा गोरी पर थी। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में एक आदत बिल्कुल मुमासिल है कि दोनों अक़वाम के अफराद गोरों से खामखा ही मरूब होते रहते हैं। आज तक बेचारों के खून से गोरे की गुलामी का असर ज़ायल नहीं हो सका। वो लड़की तो अच्छी खासी हसीन और पुरकशिश थी, अगर मामला उसके बरक्स भी होता तो तवज्जो का मरकज उसी ने होना था। जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि अंग्रेजों में खाल ही बदसूरत औरत पैदा होती है और हमारे पाकिस्तानी ढूंढ कर उसी से शादी करते हैं। अचानक लोगों में हलचल मची और तमाम इस्तकबाल को खड़े हो गए। मेरी नजर आने वाली शख्सियत पर पड़ी और दिल जोश से धड़कने लगा। धीरेन्द्र शुक्ला की मनहूस सूरत पहली बार मेरी आंखों के सामने आई, मगर मैंने फौरन ही पहचान लिया था। अंसारी साहब के पास अपनी बेटी की तस्वीर तो मौजूद नहीं थी, अलबत्ता उन्होंने शुक्ला की कई तस्वीर मुझे दिखाई थी। उसका 6 फुट 2-3 इंच कद भी उसे नुमाया कर रहा था। उसके जिस्म पर गोश्त नाम को न था, सूखा सड़ा हड्डियों का ढांचा था। पहली नजर में मुझे अंग्रेजी फिल्मों का मशहूर किरदार ड्रैकुला लगा था। शरीरा बदन होने की वजह से वो और ज्यादा तवील कामत लग रहा था। उसके अकब में 4 चाको चौबंद मुसल्ला मुहाफिज नजर आ रहे थे। चारों तरबियत याफ्ता कमांडोज थे। उनकी उकाबी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। धीरेन्द्र शुक्ला सीधा गोरी लड़की की तरफ गया। उसने पुरतपाक अंदाज में लड़की का हाथ थामा। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। दोनों ने मध्यम लहजे में कोई बात की और फिर मुख्तलिफ अफराद धीरेन्द्र से मिलने लगे। 3 सीटर सोफे पर उसने लड़की के हमरा ही निशिस्त संभाल ली। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था, मगर कोई ऐसा तरीका नहीं सूझ रहा था कि मैं धीरेन्द्र शुक्ला के गंदे वजूद से धरती को पाक कर सकता। यकीनन तमाम लोगों से हथियार इसी वजह से जमा किए गए थे, लेकिन मेरे पास पिस्तौल मौजूद भी होता तब भी इस भीड़ में कुछ नहीं हो सकता था। बहरहाल उसके नजर आने के बाद उम्मीद की कोई किरण तो पैदा हो गई थी। अब कम से कम किसी से उसके मुताल्लिक सवाल जवाब कर सकता था। धीरेन्द्र शुक्ला की आमद के चंद लम्हों बाद एक सूटेड बूटेड शख्स रोस्ट्रम के पीछे खड़े होकर हाजरीन महफिल को मुतवज्जे करने लगा। खास स्पीकरों पर उसकी आवाज यूं सुनाई दी जैसे पहलू में बैठा हो। वो अंग्रेजी में बात कर रहा था। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद। यकीनन आप लोगों को आज के इकट्ठ की गर्ज व गायत मालूम होगी। बराह रास्त मुद्दे पर आने से पहले आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, जो बज़ाहिर सिन्फ नाजुक है, मगर हकीकत में मर्दों से भी कई कदम आगे है। इसने अफगानिस्तान जैसे महाज पर इतने दहशतगर्दों के सर से गोली गुजारी है कि उनकी खोपड़ियों से मीनार तामीर हो सकता है। कम उम्री में ही तजुर्बात की भट्टी में तपकर कुंदन बनने वाली बरतानवी आर्मी की मायानाज स्नाइपर लॉरा ब्राउन, जो आर्मी नौकरी से मुस्ताफी होकर एक शूटिंग क्लब से मुंसलिक हो गई हैं। इंडिया में मोहतरमा की आमद अपनी गरज से हुई है, लेकिन क्लब इंतजामिया की दरखास्त पर आपने मेंबरान के लिए अपने कीमती वक्त से चंद लम्हात इनायत करके मेहरबानी की है। आज हम इस लॉरा ब्राउन के तजुर्बे और फायरिंग तकनीकों से मुस्तफीद होंगे। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाती हैं कैप्टन लॉरा ब्राउन। लैपटॉप रोस्ट्रम पर रख कर वो पीछे हट गया। हाजरीन ने पुरतपाक अंदाज में तालियां बजाकर लॉरा का इस्तकबाल किया। मैं भी गहरी दिलचस्पी और किस कदर हैरानी से उसे देखने लगा। एक दूसरे के शक्ल आशना न होने के बावजूद हम दोनों काफी गपशप कर चुके थे, बल्कि जानी दुश्मन रह चुके थे। यकीनन उसने अफगानिस्तान के महाज पर काफी मुजाहिदीन और कसीर तादाद में बेगुनाह लोगों पर गोली चलाकर खासा नाम कमाया था, लेकिन मेरे हाथों बुरी तरह शिकस्त खाई थी। यूं भी अफगानिस्तान महाज पर ड्यूटी सरंजाम देने वाले अमेरिकन और गोरे वापस जाकर कौम में हीरो गिने जाते हैं। अफगानिस्तान का तो नाम ही इन अक़वाम के लिए मौत की अलामत है। तभी सारी दुनिया के लिए फन्ने खान बना अमेरिका आखिर कलील तादाद और नाकिस और नाकाफी आलात जंग रखने वाले मुजाहिदीन के सामने घुटने टेक कर मज़ाकरात की मेज पर आ गया है, जिसे तालिबान का वजूद ही तस्लीम नहीं था, जिन्हें दहशतगर्द और गासिब करार दिया था, जिनका नामो निशान मिटाने को बड़े बड़े दावे और इरादे करता था, जिनके खून का प्यासा होकर सारी दुनिया की ताकत को इन बेसरो सामानों के सर पर इकट्ठा कर लाया था, और अब मज़ाकरात करके अपनी शिकस्त पर मोहरे तस्दीक सब्त कर रहा था। इकरार कर रहा है कि मुजाहिदीन की कोई हैसियत है। आखिर मुआहिदा बराबर की सतह वालों के दरमियान ही होता है, उन्हीं से होता है जिनका कोई वजूद हो। इकबाल ने फरमाया है, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। यकीनन मुजाहिदीन ने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीती है, वरना पहली जंग अजीम देखें, आधी दुनिया एक जानिब, आधी दुनिया दूसरी जानिब। दूसरी जंग अजीम का जायजा लें,
آدھی دنیا ایک جانب، آدھی دنیا دوسری جانب، اور یہاں پوری دنیا ایک جانب اور گنتی کے مجاہدین دوسری جانب۔ البتہ یہود نواز میڈیا، لبرل ذرائع ابلاغ ہمیں کبھی اپنے مجاہدین کی صحیح تصویر نہیں دکھائیں گے۔ ٹی وی شوز پر بیٹھ کر بھونکنے والے یا تو مجاہدین کی کمیاں کوتاہیاں بیان کریں گے یا پاک فوج کی جڑیں کھودیں گے۔ یہ غدار لگے بندھے ایجنڈے اور منصوبے کے تحت کام کرتے ہیں، اور سادہ عوام ان کی خرافات کو قرآن و حدیث جتنی اہمیت دینے پر تل جاتی ہے۔ بہرحال یہ دکھڑے تو شاید ہمیشہ کا رونا ہے جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ تالیوں کا شور تھمتے ہی لورا براؤن نے گفتگو کی ابتدا کی۔ شکریہ، آپ لوگوں نے ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ اس کی لوچدار آواز میری سماعتوں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ کافی مغلظات اور بیہودہ گوئی سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ ملازموں کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں میں ایس ایس بھی بیٹھا ہے تو یقیناً فخر سے بلند سر جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس نے فوج کیوں چھوڑی تھی یہ تو معلوم نہیں تھا، البتہ شک تھا کہ اس کے پس پردہ نک سٹیورٹ کی موت تھی۔ میں نے اس کے الفاظ پر کان دھر دیے۔ وہ بولی، اور یقیناً مجھے فخر ہے کہ میں نے انسانیت دشمن عناصر کی سرکوبی کو بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنا بہت پیارا دوست بھی کھویا۔ سپاہی نک سٹیورٹ ایک مایہ ناز اور بے مثال سنائپر تھا۔ جونیئر ہونے کے باوجود وہ میرا استاد تھا، مگر ایک حادثے میں اتفاقاً دشمن کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا تھا۔ ہم دونوں نے دشمن کے گھٹنے لگوا دیے۔ نک اور لورا براؤن کا نام سن کر ان کی نیندیں اڑ گئی تھیں، کیونکہ جب آپ سنائپر رائفل کا استعمال جانتے ہوں تو اس سے نتائج بھی صحیح اخذ ہوتے ہیں۔ سنائپنگ میں جدید رجحانات نے نشانے بازی کو سائنس کی شکل دے دی ہے۔ ایک سنائپر جتنا باریک بینی سے گولی چلائے گا اتنی ہی کامیابیاں سمیٹے گا۔ ایک فائرر کو صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ اس کا ہدف کتنے فاصلے پر ہے اور اس نے ہتھیار پر کیا رینج لگائی ہے۔ ہوا کی رفتار، موسم کی صورتحال، بلندی یا پستی اور زمین کی کشش، یہ تمام عوامل فائر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب فائرر 1000 میٹر سے زیادہ فاصلے پر فائر کرتا ہے تب یہ عوامل زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ زمین کی مداری گردش کا فائر پر جو اثر پڑتا ہے اسے کوریولس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کم اونچائی پر فائر کیا جائے تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے گولی کی رفتار پر اثر پڑتا ہے اور رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اونچے علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور گولی کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت بھی فائر پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ یوں سامنے سے چلنے والی ہوا گولی کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے اور عقب سے چلنے والی ہوا گولی کو مزید آگے لے جاتی ہے۔ ہوا کے حساب کا ایک فارمولا ہے جسے گرینرز فارمولا کہتے ہیں۔ وہ شستہ انگریزی میں فائرنگ کے جدید طریقوں کی وضاحت کرنے لگی۔ عام فہم انداز میں اس نے کافی مفید اور قیمتی معلومات حاضرین کے گوش گزار کی تھیں۔ گو میں اپنے استادوں سے بہت تفصیل سے یہ سب سیکھ چکا تھا، اس کے باوجود اس کا بھاشن اچھا لگا۔ بلا شبہ وہ سنائپنگ کے بارے میں کافی معلومات رکھتی تھی۔ سونے پہ سہاگا اس کا لڑکی ہونا، خوبصورت اور پرکشش ہونا، اور اس سے بھی بڑھ کر حکمران قوم سے متعلق ہونا تھا۔ تبسم اور مسکراہٹ، بکھیرتے ہونٹ اور خوش اخلاقی سے لبریز لہجہ سن کر میرے دماغ میں اس کے ماضی کے مغلظات اور بیہودہ گوئی گونج اٹھی۔ انگریزی زبان کی ایسی بہت سی گالیاں تھیں جو پہلی بار اسی کے ہونٹوں سے سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ اردو زبان میں گالیوں کا ذخیرہ انگریزی زبان سے زیادہ ہونے کی غلط فہمی تبھی ہوا ہوئی تھی، اور اب اسے قریب سے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی گالیاں اگلنے کی مشین کھڑی ہے۔ تمہید کے بعد اس نے USB لیپ ٹاپ میں لگا کر پریزنٹیشن کھولی اور فائرنگ کے عملی مظاہرے دکھانے لگی۔ تمام ویڈیوز اور تصاویر میں وہ خود ہی نظر آ رہی تھی، اور ایسی نظر آ رہی تھی کہ کسی کے پلے سنائپنگ پڑ رہی تھی یا نہیں۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز، زاویے اور قوسیں اور ابھار اور گہرائیاں ازبر ہو چکی تھیں۔ کمبخت سنائپر سے زیادہ ماڈل لگ رہی تھی۔ آدھ پون گھنٹے کا درس اختتام پذیر ہوا اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ سوالوں کے جواب نہایت اعتماد اور لیاقت سے دیتی رہی۔ اچانک ایک شناسا آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں چونک پڑا۔ مہینہ بھر پہلے ہی اس کی آواز سنی تھی، اور ایک سنائپر کی یادداشت اتنی کمزور نہیں تھی کہ جلد بھول جائے۔ وہ کرن چاولہ تھا۔ مادام، آپ نے اپنے بڑی نک سٹیورٹ کی بڑی تعریف کی ہے، کیا بتا سکتی ہیں کہ وہ کس کی گولی سے قتل ہوا تھا؟ میرا مطلب، کیا اسے مارنے والا اس سے بھی اچھا سنائپر تھا؟ لورا براؤن کی زبان میں پہلی بار رکاوٹ آئی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر سیاسی انداز میں بولی، ضروری نہیں ہوتا کہ قاتل مقتول سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو، کبھی کبھی قسمت بھی ساتھ دے جایا کرتی ہے۔ کرن نے اگلا سوال پوچھا، کیا آپ قاتل سے واقف ہیں؟ وہ متبسم ہوئی، نام کی حد تک۔ اس نے پوچھا، اتنے اچھے دوست کے قتل کا انتقام کیوں نہیں لیا؟
वो बोली, मैदान जंग में दो मुल्कों की दुश्मनी चलती है, इनफिरादी नहीं, और मैदान जंग के कत्ल का बदला शहर में जाकर लेना यकीनन नामुनासिब और बहुत बड़ी ज्यादती कहलाएगा। बाकी निक की मौत के बाद मुझे वापस आना पड़ा और दोबारा अफगान महाज पर न जा सकी कि नौकरी को खैरबाद कह दिया था। करण चावला ने मजीद सवाल करने से गुरेज किया। बोला, शुक्रिया मैडम। लॉरा ब्राउन ने जाने क्या सोच के सच उगल दिया। उसका नाम SS था और वो पाकी था। विशाल गुप्ता ने पूछा, मैडम सबसे अच्छी स्नाइपर राइफल कौन सी है? लॉरा मुतबस्सम हुई। जवाब तफसील का मुतकाजी है और मेरा अगला सबक इसी मुताल्लिक है। किसी मनचले की आवाज आई, मैडम हम हमतन गोश हैं, शुरू करें। यकीनन लॉरा ब्राउन जैसी उस्ताद के होते हुए बोरियत किस कमबख्त शागिर्द को हो सकती थी। उसकी लोचदार आवाज समातों की तस्कीन का सामान कर रही थी तो सूरत बसारतों को रौनक बख्श रही थी। वो बोली, यकीनन आप मुझे एक ड्रिंक का वक्त देंगे, और वो मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे आ गई। तब तक वेट्रेस ने मुख्तलिफ मशरूबात से भरी ट्रे उसके सामने पकड़ ली थी। सुनहरी मशरूब से भरा लंबूतरा ग्लास उठाकर वो धीरेंद्र शुक्ला के पहलू में बैठ गई। काफी देर से छाई खामोशी हल्की भिनभिनाहट में तब्दील हो गई थी। वेट्रेसों को एक बार फिर चाबी लग गई। हाजरीन पसंद के मशरूब से दिल बहलाने लगे। चंद एक हॉल के कोने में बने जदीद तर्ज के गुस्ल खानों की तरफ बढ़ गए थे। उस छत के नीचे कम से कम मेरे 2 जानी दुश्मन मौजूद थे। अगर लॉरा ब्राउन के दिल में भी कोई मैल था तो दुश्मनों की तादाद 3 गिनी जा सकती थी। अलबत्ता मैं सिर्फ धीरेंद्र शुक्ला की जान के दर पे था। करण चावला और लॉरा ब्राउन से मुझे कोई गरज नहीं थी। हल्की हल्की चुस्कियां लेकर लॉरा ब्राउन ने ग्लास खाली किया और दोबारा रोस्ट्रम की तरफ बढ़ गई। हाजरीन में ज्यादातर की नजरें उसकी चुस्त पतलून की सिलाई पर गौर कर रही थीं। शायद डिजाइन ज्यादा पसंद आ गया था। उनकी पुरशौक निगाहें देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था, वरना किसी और वजह का होना भी मुमकिन है। लैपटॉप कीबोर्ड से छेड़खानी करके उसने दूसरा सबक खोला। उसने बोलना शुरू किया, एक मौजूद साहब ने सबसे अच्छी स्नाइपर राइफल के बारे में दरियाफ्त किया है, और यकीनन फी जमाना स्नाइपर राइफलों में जो जिद्दत और बेहतरी आई है, उसके बाद वेपन मार्केट में कई उम्दा किस्म की राइफलें नजर आ रही हैं। हर हथियार बनाने वाले मुल्क ने इस कार खैर में हिस्सा जरूर डाला है, जिसमें फिनलैंड, क्यूबा, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इसराइल, रूस और बरतानिया वगैरह सरे फहरिस्त हैं। खुद आपका मुल्क भी विध्वंसक जैसी उम्दा राइफल तैयार कर चुका है, लेकिन इस मैदान में नुमाया काम अमेरिका और बरतानिया की कंपनियों का है। अगर मैं स्नाइपर राइफलों की इकसाम की बात करूं तो उन्हें कतर के हिसाब से 2 किस्मों में बांटा जाएगा, यानी 7.62 mm और 12.7 mm। गो इसके अलावा भी कैलिबर इस्तेमाल होते हैं, मगर मज़कूरा कतर ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होते हैं। इनमें 7.6 कतर की राइफलें ज्यादा कदीम हैं और वजन में हल्का होने की वजह से उनका इस्तेमाल भी ज्यादा है, लेकिन ऐसी राइफलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 1000 मीटर है। दूसरी किस्म बड़े कैलिबर की राइफलों की है, यानी 12.7 mm कतर की राइफलें, जिन्हें स्नाइपर राइफल के साथ एंटी मटेरियल राइफल भी गर्दाना जाता है। इन राइफलों की मार 2 किलोमीटर तक है, यानी छोटे कतर वाली स्नाइपर राइफलों से दुगनी रेंज। मगर इनकी सबसे बड़ी खामी ज्यादा वजनी होना है। जैसे इंडिया की विध्वंसक राइफल है, इसका वजन 25 किलोग्राम है और कारगर रेंज 1800 मीटर है। अब 25 किलोग्राम वजनी राइफल को उठाकर चलना कितना मुश्किल है, इस बारे में आपको अंदाजा है या नहीं, मुझे खूब पता है। पहाड़ों में जब अपने वजूद को घसीटना कारेदारत होता है, ऐसी हालत में इतनी वजनी राइफल को उठाना, अगर एमुनिशन का वजन शामिल करूं, खाने पीने का सामान, शब बसरी का हल्का फुल्का बिस्तर और स्नाइपिंग के दूसरे सामान का हिसाब लगाऊं, तो खुद सोचें एक जोड़ी के पास कितना वजन हो जाएगा। क्या वक्त पड़ने पर वो भाग सकेंगे? इस सवाल का जवाब तभी हाँ में दिया जा सकता है जब स्नाइपर को हथियार फेंकने की इजाजत दी जाए। दूसरी सूरत में इतना वजन उठाकर चला नहीं जाता, कोई कैसे भागेगा? यूं ही दूसरे ममालिक की बनी हुई उम्दा स्नाइपर राइफलें भी गो उतनी वजनी तो नहीं है, मगर 16, 17, 18 किलोग्राम के बकदर तकरीबन हर लॉन्ग रेंज वाले हथियार का वजन जरूर होगा। अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद मैंने शिद्दत से एक ऐसी स्नाइपर राइफल की कमी महसूस की जो वजन में हल्की हो, लेकिन कारकर्दगी में किसी भी दूर मार राइफल से कम ना हो। 2009 में हमारे मुल्क के बेहतरीन स्नाइपर क्रेग हैरिसन ने 8.59 × 70 मिलीमीटर L115A से गोली चलाकर 2450 मीटर से भी लंबे फासले पर 2 दहशतगर्दों को निशाना बनाया था। राइफल का वजन करीबन 7 किलोग्राम के बकदर था, मगर उससे हमेशा इतनी रेंज तवक्को नहीं की जा सकती। न हर कोई क्रेग हैरिसन जैसा माहिर स्नाइपर होता है। मेरा शौक ऐसी स्नाइपर राइफल मुतारिफ करवाने का था जिसे इस्तेमाल करके एक आम स्नाइपर भी 2 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सके।
और यही तमन्ना मुझे फौज की नौकरी छुड़वा कर वर्ल्ड एक्यूरेसी स्नाइपर कंपनी में ले गई। गो कंपनी नई है मगर अमला हथियार साजी की बेहतरीन कंपनियों से इकट्ठा किया है। जल्द ही आप लोग WAS को बैनुल-अक़वामी तौर पर एक बेनज़ीर और बेमिसाल सूरत में नुमाया देखेंगे। आज मैं बड़े फख्र से आपके सामने WAS की पहली प्रोडक्ट पेश करने की सआदत हासिल कर रही हूँ। स्क्रीन पर हल्के भूरे रंग की एक राइफल नजर आई जिसकी लंबी बैरल नुमाया नजर आ रही थी। बैकग्राउंड में WAS 8.65 × 79 मिलीमीटर SR1 के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसकी गुफ्तगू जारी थी। लंबे फासलों पर मार करने वाले एमुनिशन में दो मुतजाद खुसूसियात देखी गई हैं। गोली की जिसामत बड़ी होती है, इस वजह से उस पर हवा का असर ज्यादा पड़ता है, लेकिन गोली ज्यादा वजनी भी होती है, इस वजह से हवा के खिलाफ मज़ाहमत कर सकती है। जबकि छोटे कतर की गोली का हजम कम होता है, इसलिए उस पर हवा का असर कम पड़ता है, लेकिन वो वजन में हल्की होती है, तभी हवा के खिलाफ मज़ाहमत कम होती है। और लंबे फासले पर जब गोली को 3-4 सेकंड हवा में रहना पड़े तो गोली का हदफ से दूर होने का इम्कान बढ़ जाता है। SR1 की गोली में इस उलझन को सुलझाने की कोशिश की गई है। 12.7 mm के मुकाबले में 8.65 mm हजम काफी कम है और वजन बढ़ाने के लिए लेड की बजाय लेड एंटीमनी को इस्तेमाल किया गया है। यूं गोली वो टेक्निकल बातें दोहराने लगी। ऐसे कई सबक मैं अमेरिका में अपने उस्तादों से पढ़ चुका था, इसलिए मैं वो सारी बातें पहले से जानता था। SR1 की मजीद खूबियां गिनवाने के बाद उसने आखिर में इंकिशाफ किया। इतनी खुसूसियात की हामिल राइफल का वजन सिर्फ 8.5 किलोग्राम है। 17 से 25 किलोग्राम वजन वाली राइफल की मार 2 किलोमीटर तक होती है और SR1 कई किलोग्राम कम वजनी होने के बावजूद 2 किलोमीटर तक आसानी से मार कर लेती है। इसकी टेलीस्कोप साइट भी खुसूसी तौर पर तैयार की गई है जिसके देखने की ताकत आम इंसानी आंख से 30 गुना ज्यादा है। यकीनन इसकी खरीदारी की मद में ज्यादा खर्च होने वाली रकम का एतराज इसकी खूबियों तले दब जाएगा। भाषण के इख्तिताम पर हाजरीन ने तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।